मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें डिस्कशन शुरू करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि मोशन मतलब क्या होता है। यस, किसको आइडिया है अबाउट मोशन? वेरी गुड। मोशन मतलब क्या होता है? मोशन मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। क्या है मोशन मतलब? चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। राइट डाउन। चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, बॉडी और ऑब्जेक्ट with respect to space and time, with respect to space and time. is called as motion। मतलब कि बॉडी को अगर मोशन परफॉर्म करना है तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी खुद की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। अब ये पोजीशन का मतलब क्या होता है? मोशन तो समझ में आ गया। मोशन में क्या होगा? बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, ठीक है। तो पोजीशन चेंज होगी मतलब क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय पोजीशन? कोमल, पोजीशन नेटवर्क राइट डाउन। पोजीशन इज द पॉइंट इन द स्पेस। पोजीशन इज द पॉइंट इन द स्पेस एट विच बॉडी एग्जिस्ट। Position is the point in the space at which body exists at the given instant of time. At the given position is the point in the space at which body exists at the given instant of time. म्हणजे बघा, ठीक आहे ना, मॉर्निंग 6:30 AM ला तुम्ही तुमच्या घरी होते, मग स्पेस में आपका जो घर है वहाँ पे आपकी बॉडी एग्जिस्ट थी, तो वो बन गई आपकी पोजीशन। अभी 9 बजे आप घर से निकल के क्लास में आ गए, तो अब के इंस्टेंट में आपकी बॉडी की पोजीशन कहाँ पे है? क्लासरूम में। मतलब बॉडी चेंज हो गई या बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई? बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। क्लास से लेके घर या फिर घर से लेके क्लास, मतलब आपके बॉडी ने क्या परफॉर्म किया? मोशन परफॉर्म की, ठीक है ना। तो कंपलसरी हर बार बॉडी जब भी मोशन परफॉर्म करती है तो बॉडी की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। एंड ये पोजीशन जब भी चेंज होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम होगी। मतलब हर बार हमें ये स्पेस एंड टाइम को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि किस स्पेस के कंपेयर करके हम बॉडी की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड इसी स्पेस एंड टाइम को बोला जाता है एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी गुड। क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसके रेफरेंस के साथ हम बॉडी की पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बनती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? सो राइट डाउन स्पेस एंड टाइम, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर स्पेस एंड टाइम क्यों रिक्वायर्ड है? देखो, इसके कॉमन एग्जांपल्स अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माउंट एव्हरेस्ट रेस्ट में है या मोशन में है? सांगताच येत नाही। जोपर्यंत आपलं डिसाइड होत नाही आपण नेपाळमधून बघणार आहे की चंद्रावर जाऊन बघणार आहे, बरोबर। मतलब हम किस स्पेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मोशन में है या नहीं है ना। नेपाल में जाके बैठ गए तो माउंट एवरेस्ट जहाँ पे है वर्षानुवर्ष तिथंच राहणार, मतलब हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में। लेकिन वही बात अगर अपन मून के ऊपर जाके देख रहे तो क्या होगा? मोशन में। अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ के रोटेशन के साथ माउंट एवरेस्ट भी मूव होता दिखाई देगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट इज इन मोशन, है ना। जैसे कि एक ट्रेन है, वो पास हो रही है प्लेटफॉर्म से, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो ट्रेन के बोगी के अंदर पैसेंजर बैठे, तो हम अगर उनको देखेंगे तो ट्रेन के साथ वो सारे मोशन में है। कळालं? म्हणजे आपल्यासोबत जर असेल कंपॅरिझन, हम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो ऑल बॉडीज आर इन मोशन। लेकिन अगर उस बोगी में एक बर्गलर घुसा आया, चोर, और उसने बंदूक निकाल के फायर किया और हँड्सअप बोला, क्या होगा? सगळे लोक हात वर करून उभे राहतील, बरोबर। मग विथ रिस्पेक्ट टू दॅट चोर सगळे लोक कसे आहेत? कळालं? बट आपल्या रिस्पेक्टमध्ये रेस्टमध्ये का माणसं थांबले, ट्रेन गेली ऑटोमेटिक, ऐसा है क्या? मतलब वो मोशन में। तो ये मोशन कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेनन है, जब तक स्पेस एंड टाइम डिसाइड नहीं होता है उसके बारे में हम कभी कंक्लूड ही नहीं कर सकते। एंड इसी स्पेस एंड टाइम को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आपण फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाही म्हणणार, त्याला स्पेस एंड टाइमच म्हणू, हे जरा बरं वाटतं, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मग जरा
फिजिक्सची लँग्वेज वाटते, ठीक आहे, डिफिकल्ट वाटतं, सोडून द्या, दोघांची मिनिंग सेम है. तो मोशन मतलब क्या है, क्लियर हो रहा है. मोशन मतलब क्या है, फिर बोलो क्या क्लियर हो रहा है. चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम. बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, और जब भी ये पोजीशन चेंज होगी वो सर्टन मतलब रेफरेंस के साथ कंपेयर करके हम उसको डिसाइड करेंगे. ठीक है, तो जब भी हम मोशन पढ़ते हैं तो मोशन पढ़ने वाला हमारा फिजिक्स का जो सेक्शन है उसको बोला जाता है मैकेनिक्स. तो आगे जो भी टॉपिक्स अपन पढ़ने वाले हैं, मतलब 1D है, 2D है, NLM है, वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशनल है, ग्रेविटेशन है, ऑसिलेशन एंड वेव्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, तो ये सारे 8-9 टॉपिक जो भी आएंगे वो सारे के सारे मैकेनिक्स के अंडर आएंगे. मतलब हमें वहाँ पे क्या करना है, मोशन के अबाउट डिस्कस करना है. तो फिजिक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा एंड सबसे वेटेज वाला, ज़्यादा वेटेज वाला यही सेक्शन है मैकेनिक्स. मेरे 11th NCERT में अगर थर्मल सेक्शन छोड़ देंगे, उसको छोड़ के जो कुछ बचता है वो कौन है, मैकेनिक्स है. थर्मल में बस 3 टॉपिक आने वाले, कौन से हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. उन तीनों टॉपिक के ऊपर लगभग आएंगे 5 to 6 क्वेश्चन. उनको छोड़ के जो 16-17 क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन के ऊपर आने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसको बोला जाता है मैकेनिक्स. क्या होता है मैकेनिक्स, मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड रिलेटेड पार्ट. मतलब मोशन का कॉज एंड मोशन का इफेक्ट. लिहू नका, फक्त ऐकून घ्या. आणि ये मेकॅनिक्स जो अपन पढ़ते हैं इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक आता है स्टैटिक्स. स्टैटिक्स मतलब जो बॉडी रेस्ट में है, अगर हम उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस एंड उस फोर्सेस से रिलेटेड बॉडी की जो मोशन है उसको अगर कंसीडर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक्स बनता है. उसके बाद में आता है काइनेमेटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या होता है काइनेमेटिक्स, मतलब व्हाट इज मीन बाय काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स मतलब ये जो टॉपिक है हमारा 1D एंड उसके बाद में 2D, ये दोनों टॉपिक अपन कायनेमेटिक्स के अंडर पढ़ते हैं. तुम काहीच आठवत नाही कोमल का, असं सांगत नाही आहेस, आठवते ना, गुड. आरती काय कायनेमेटिक्स बेटा, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन. मोशन ही पढ़ेंगे लेकिन उसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पार्ट में क्या होगा, मोशन क्यों परफॉर्म होती है उसका कॉज हम कंसिडर नहीं करेंगे, और हर एक मोशन का एक ही कॉज होता है, दैट इज फोर्स. तो अगर फोर्स को कंसिडर करके मोशन पढ़ रहे हैं तो वो डायनेमिक्स बनता है. फोर्स को छोड़ के मोशन पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स बनता है. सो राइट डाउन काइनेमेटिक्स. स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without considering cause of motion, that is force. Study of motion without considering cause of motion, that is force. Study of motion without considering cause of motion, that is force. मतलब मोशन को पढ़ना है लेकिन मोशन क्यों परफॉर्म होती है इसको नहीं पढ़ना है. तो इसको छोड़ के क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें काइनेमेटिक्स में सिर्फ 3 ही टर्म को पढ़ना पड़ेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. ये 3 ही पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं काइनेमेटिक्स में. मतलब अभी का जो टॉपिक है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद में मोशन इन ए प्लेन, दोनों टॉपिक में सिर्फ ये 3 ही कंसेप्ट आने वाली है. ठीक है, तो 1 by 1 अभी इसका डिस्कशन शुरू करना है. सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन. कौन सी 2 पोजीशन, एक इनिशियल पोजीशन, दूसरी फाइनल पोजीशन. राइट डाउन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन. shortest distance between 2 position of the body is called as displacement. यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते टाइम हमें रिक्वायरमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की. अब इसका मतलब ये हो रहा है कि बॉडी किस पाथ के ऊपर मूव हो रही थी हमें कुछ लेना देना नहीं है. हम जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि बॉडी को ए के ऊपर रखा था, बाद में बॉडी बी के ऊपर चली गई,
और जाते टाइम बॉडी ने ऐसे कुछ तो पाथ फॉलो किया है और फिर बी के ऊपर चली गई। हमें क्या चाहिए? इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी, दो पोजीशन के बिटवीन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है हम क्या करते हैं, उन दोनों को सेमी सर्कुलर पाथ से कनेक्ट कर देते हैं, है ना? काय हो, स्ट्रेट लाइन असते ना, मग कस काय हो, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए टू बी ज्वाइन करनी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन, ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। कड़ा लो। फिर बॉडी कहीं पे भी घूम रही है, जैसे बोला है कि ए से लेके बी तक जा रही है अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ, और हमें इन दोनों के बिटवीन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से स्ट्रेट लाइन पाथ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर बोला है कि बॉडी ए से लेके बी के ऊपर चली गई, बी के बाद में सी के ऊपर आ गई और हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ए टू सी स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस केस में बनता है डायमीटर, इस केस में बनेगा हाइपोटेनियस। कळालं ना? तो हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो आपलं काम काय, फक्त इनिशियल पोजीशन एंड इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। जैसे आपको बोला है कि एक बॉडी ए से निकल के एक चक्कर कंप्लीट करके वापस ए के ऊपर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी का, कारण जिथून निघाली तिथं सेम पॉइंट का, सेम पॉइंट से डिस्टेंस 0 होता है, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0, ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, और चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन of the body in particular direction. Change in position in particular direction is called as displacement. Change in position in particular direction मतलब पहली डेफिनेशन मैग्नीट्यूड दे रही है, सेकंड डेफिनेशन डायरेक्शन दे रही है। चेंज इन पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगेन इट इज डिनोटेड बाय एस और एक्स और डी। कधी आपण त्याला एस म्हणू शकतो, एक्स पण आणि डी पण, काही फरक पडत नाही। डिनोटेड बाय एस और एक्स और डी। ऐसा यूनिट क्या होगा, हम स्ट्रेट लाइन है और उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। अगर लेंथ है तो उसका ऐसा यूनिट मीटर, राइट डाउन, ऐसा यूनिट इज मीटर। डायमेंशंस सिर्फ लेंथ है, यानी क्या होगा, सिर्फ L1 होगा। एंड स्टार मार्क करके लिखो एट द एंड, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। कळालं सगळ्यांना? मतलब इतना ही दिमाग में रखना है कि जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, बॉडी किस पाथ के अलोंग ट्रैवल कर रही है, कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, खत्म, ठीक है? चलो, तो आपको बोला गया है कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और इस स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट दिया है आपको O, और उसके बाद में कुछ डिस्टेंसेस यहाँ पे मार्क करके दिए हैं 10, 20, 30, इकडं पण 10, 20 एंड 30। दिस डिस्टेंसेस आर गिवन इन किलोमीटर। और आपको बोला है ये जो पॉइंट्स है A, B, C, यहाँ पे D, E, F, रोड है, उसके ऊपर व्हीकल, कार, बाइक, गाड़ी ट्रैवल कर रही है, और बोला है कि ये O से निकल के A के ऊपर गई एंड A से निकल के वापस O के ऊपर चली आई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, करते का गौरंगी, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 0। क्यों? जहाँ से निकली थी वहाँ पे आ गई, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बिटवीन का डिस्टेंस 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 0। अगर आपको बोला है कि O से लेके B के ऊपर चली गई, इस साइड में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इस साइड में निगेटिव लेना पड़ेगा, कारण आपल्याला कळालं पाहिजे ना, वेक्टर क्वांटिटी है ना, राईटला चालली की लेफ्टला। तो O से लेके B तक चली गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट सांग हो काय? O से लेके B तक कितना है, 10 + 10 20 है। राइट साइड में हमने प्लस लेने का डिस्कस किया है, कंसीडर किया है, तो ये बनेगा +20। अगर बोला है कि O से लेके बॉडी F के ऊपर आ गई तो -30, वेरी गुड। देन O से लेके B के ऊपर, देन B से लेके F के ऊपर। आता बघा, पहिले O to B, नंतर B to F, 20 + 20 40 + 30 किती, -10 का -70? येत होता पण मी घोळ घातला आहे की नाही, आता कन्फ्यूज झाले। कन्सेप्ट के साथ स्ट्रिक रहना है बेटा, मी तुम्हाला काही पण इथं फिरवायला सांगू शकतो, हे काउंट करायची गरज आहे का?
डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या है, बस इनिशियल फाइनल पोजीशन, कुठं गेली कुठं फिरली गाडी, काही फरक पडत नहीं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन कौन है, ओ, फाइनल कौन है, एफ, तो ओ से लेके एफ तक चाहिए, कितना है 30 माइनस, वेरी गुड, तो ये बन गया -30, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट O to A, then A to C, then C to D, -10, संपलो। इनिशियल O है, फाइनल D है, इधर उधर कहाँ पे जा रही थी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 10, इधर के साइड में मतलब ये निगेटिव बनेगा, तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। नेक्स्ट हे लिहायचं असेल तर सायमल्टेनियसली लिहून घेत चला, लिहिलं का। नेक्स्ट इफ an old age person, म्हातारा माणूस, traveling along or walking along a circular track, circular track, circular track of radius, कितनी रेडियस 100 मीटर, वेरी गुड, of radius 100 meter, completes one round, then his displacement will be, एक चक्कर कंप्लीट किया उसने तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्यों, जहाँ से निकला था वहीं पे आ गया, ए वरून निघाला ए वर आला, तो ए से निकल के ए के ऊपर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, काय कॅल्क्युलेट करता मग एवढं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है कि एक चक्कर कंप्लीट करके वो और एक आधा चक्कर कंप्लीट कर रहा है, वेरी गुड, कैसे 200, देखो इनिशियल कौन है ए, फाइनल कौन है, आपलं काम काय फक्त इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना। आता या स्ट्रेट लाइनला आपण सर्कलमध्ये काय म्हणतो असतो, डायमीटर, डायमीटर की लेंथ ट्वाइस ऑफ आर होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बनेगा इस केस में 200 मीटर, ठीक है। अभी सेम ओल्ड एज पर्सन है, ए से निकल के बी के ऊपर आ गया, अगेन रेडियस 100 मीटर है, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, सोडवा। कोमल गुड मॉर्निंग, तुझे येत नाही का आन्सर, का सांगत नाही तू, करो कॅल्क्युलेट, नाही आरती व्यवस्थित सोडव, करेक्ट यायला पाहिजे, आता गडबड नको करू, आता बरोबर यायला लागले आन्सर्स। चल नेहा आला का आन्सर, गौरंगी, प्रथमेश, कोणते वरचं का, हे बघ ए पासून निघाला बी वर आला, ए इनिशियल आहे बी फायनल आहे, स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली, याला आपण डायमीटर म्हणतो, मग डायमीटर इक्वल्स टू काय असतो, ट्वाइस ऑफ आर। शुभम करायला आन्सर, बड्री 200, थोडा अजून स्ट्रेस लावा, हे बघा ही पण रेडियस है, ही पण रेडियस है, यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलेगा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, नाही बँकेसमोर एक बेटा गाडी तुझी पार्किंगमध्ये आहे ना, अजून कोणाची आहे, नाही भक्ती पार्किंगमध्ये, चल हो गया। तो ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, और उन दोनों के बिटवीन एंगल है, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, स्ट्रेट लाइन, रूल तोच है ना, डिस्प्लेसमेंट काढायचं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रायंगल का बन गया हाइपोटेनियस, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, रेडियस 100 मीटर है ना, तो 100 का स्क्वायर 10,000, वेरी गुड। तो 10,000 को अपन ऐसे लिख सकते क्या, 10 की पावर 4, इथं पण 10 की पावर 4, इथं पण 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4, 10 की पावर 8, कोर्से तुम्हाला पास केलं शाळेनी, काय शुभमकर, 10,000 प्लस 10,000 किती होतात,
एक लाख कोटी होता का? 20,000 होता ना. मग 10⁴ प्लस 10⁴ 10⁸ ला तू 20,000 म्हणतो का? नाही कळालं. हे 10⁴ प्लस 10⁴ 10⁸ होत नहीं येड्या कपाळ्यांनो. ये कितना होता है? 2 × 10⁴ होता है. कळलं का? कसं कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे. ये वैल्यू है x² की. अगर दोनों साइड में रूट लेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा √2. 10⁴ रूट में है मतलब ये 1/2 होगा. 4 × 1/2 2. वेरी गुड. तो ये बनेगा 2. मतलब फाइनल आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट विल बी 100√2 मीटर. कळलं? व्यवस्थित लिहून घ्या. 10⁸ काय काय प्रत्येक वेळेस असंच. जर 90 डिग्रीचा अँगल असेल तर हो R√2. पण हा अँगल 90 असेल तर तो बदलतो ना प्रत्येक वेळी. हो गया. नेक्स्ट. अभी आपको सेम क्वेश्चन दिया है और बोला है कि वही ओल्ड एज पर्सन है, सकाळपासून वॉकिंग करतोय बिचारा, ए से निकल के बी के ऊपर चला आ गया और यहाँ पे ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, बट अब ये एंगल 60 डिग्री है. अगेन रेडियस ऑफ द ग्राउंड सेम है 100 मीटर. अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो क्या करना पड़ेगा? कोणती प्रॉपर्टी माहिती आहे तुला? हे पण आपलं √3/2. रेडियस सेमच आहे 100 मीटर. काय म्हणतोय तू? बोल बोल बोल. कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट निकालना है. क्या करना होगा एज पर रूल? स्ट्रेट लाइन. अब इसको अगर अलग से निकालेंगे तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल गया. इसमें ये साइड लेंथ आर आहे, ये साइड लेंथ आर आहे, हे तर आपल्याला कन्फर्म माहिती आहे. आणि ट्रायंगलमध्ये हे माहीत असायलाच पाहिजे, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं. मतलब ये आर के अपोजिट का एक्स होगा तो ये अपोजिट का भी एक्स होगा. आणि हा एंगल आपल्याला 60 डिग्री दिला आहे, तो यहाँ पे क्या होगा? x + 60 = 180. आता हे कुठून आलं? मनमत कुठून आलं बेटा? हे सांग सांग, मनमतला सांगू द्या. सांग, तू सांग. ट्रायंगलचे जे अँगल्स असतात त्यांची सम सेम नसते, सम 180 असते. व्हेरी गुड, तेच केले आपण. x + 60 = 180. तो ये क्या बनेगा? 2x = 120, x = याचा अर्थ हा पण 60, हा पण 60. कौन सा ट्रायंगल है फिर ये? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्प्लेसमेंट भी आर होगा. आर होगा मतलब 100 मीटर होगा. आता म्हणणं का, आम्ही तेच म्हटलं होतं म्हणून. चलो हो गया, लिख लो ध्यान से इसको. फिर से ओल्ड एज पर्सन आहे. आता व्यवस्थित आहे का क्वेश्चन? लिहून घेता का? इफ एन ओल्ड एज पर्सन वॉकिंग ऑन ए जॉगिंग ट्रॅक अँड, तुला ऐकायला कमी यायला लागलं का? अँड ओल्ड एज पर्सन वॉकिंग ऑन जॉगिंग ट्रॅक ऑफ रेडियस 40 मीटर. If he completes
इफ ही कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड, अगर वो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में, तो नहीं, देन कैलकुलेट हिज डिस्प्लेसमेंट इन कैलकुलेट हिज डिस्प्लेसमेंट इन 6 मिनट। 6 मिनट के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन 6 मिनट। नाइन मीटर। हम्म 360 मीटर नहीं येते? चला, येईल का? 0. व्हेरी गुड, ये करेक्ट आन्सर आहे. डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 मीटर. कसं आलं सांगता येईल? फक्त सांगा. सांग बरोबर तुझं आन्सर 100% बरोबर आहे. किती राऊंड कंप्लीट झाले त्याचे? 9 राउंड कंप्लीट झाले, बरोबर है ना? कसं असतं, नेहा इकडे बोर्डवर, हर एक 40 सेकंड के बाद में वो एक राउंड कंप्लीट करके सेम पोजीशन पे आने वाला है. मतलब ए से निकल के ए के ऊपर आ गया 40 सेकंड में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. जिथून निघाला तिथंच आला होता. नेक्स्ट 40 सेकंड में और एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, अगेन उसका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. अजून 40 सेकंड मध्ये काय होईल? जहाँ से निकला था वहीं पे आएगा डिस्प्लेसमेंट. अजून 40 सेकंड मध्ये हमारे पास सेकंड कितने? 6 मिनट यानी कितनी सेकंड? 360. ठीक है, 1 2 3 4 कितने हो गई ये? 4 नहीं, सेकंड कितने हो गए? 160 हो गए, है ना? और एक राउंड कंप्लीट कर देगा, किती? 200. और एक राउंड कंप्लीट करेगा. असे जर तुम्ही राउंड काउंट करत गेले तो ॲट द एंड ऑफ 360 ही विल कंप्लीट 9 रिवॉल्यूशन. 9 चक्कर कंप्लीट हो गए, यानी कि ए से निकल के वो ए के ऊपर ही आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा. कळालं ना? असे 9 आणि 9000 जरी त्यांनी चक्कर कंप्लीट केले फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट. कळालं सगळ्यांना? आता हे असं रेग्युलर फाइंड करत गेलं तर संध्याकाळ होईल आपल्याला. म्हणून काय करायचं? सिंपल, 360 टोटल टाइम है, बराबर. एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? तो इससे डिवाइड कर दो, 0 0 गेट कैंसल. सिर्फ नंबर आ रहा है तो उतनी रिवॉल्यूशन होगी. अगर इसके बाद 0.5 आता तो 0.5 मतलब अर्धा रिवॉल्यूशन. कळलं ना? तो कळाल सगळ्यांनी डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है. अगर सेम कंडीशन है, बस वो क्या कर रहा है? 3 मिनट वॉकिंग कर रहा है, तो उस केस में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना. 0च. असं नाही चालत फिजिक्समध्ये, सोडवावं लागतं. आपल्याला वाटतं म्हणून 0 थोडी होतं. तू पण 0 म्हटले कोमल? 4.5 काय? मीटर, किलोमीटर, आवर, सेकंड काय? हाँ, 4.5 रिवॉल्यूशन. वेरी गुड. 4.5 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है? 4.5 रिवॉल्यूशन. 4.5 का मतलब क्या हो रहा है? 4 कंप्लीट आणि 1 आधा, बरोबर. आधा रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है. क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा. ये बन गई स्ट्रेट लाइन, याला काय म्हणतो आपण? जो होती इक्वल टू, तो आंसर कितना होगा? 80 मीटर. दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट. नहीं कळालं? हे बघा, 3 मिनट है, मतलब सेकंड कितने हो गए? 180. उसको 40 से डिवाइड करते हैं, ये कहता ना 1 मिनट 60, 2 मिनट 120. डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है ये? 4.5. हे 4 म्हणजे कंप्लीट आणि 0.5 म्हणजे अर्धा.
कंप्लीट रिवॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है, वो कंसीडर ही नहीं करना है। अब हाफ रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू डायमीटर है, डायमीटर मतलब 40 × 2 80 मीटर हो गया। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ 3 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो आफ्टर 12 मिनट, हाँ 18 रिव्हॉल्यूशन कंप्लीट असं येत आहे। बरोबर है ना, 18 रिवॉल्यूशन कंप्लीट, ये तू मनाने सांगितलं मनमत, वेरी गुड। अब 18 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे मतलब जहाँ से निकली थी वहाँ पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट खड़ा लो, वेरी गुड, वही आंसर है। अब 18 रिवॉल्यूशन कहाँ से आ गए, 12 मिनट थे मतलब 12 × 60 अपॉन करने 40, कैंसल, ये 1 ये 3 कितना आएगा 18, तो 18 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गए। मनमतचं आन्सर आलं होतं, काय करताय बाकी सगळे, व्हेरी गुड मनमत, फक्त त्याला कंप्लीट करावं लागेल बेटा। 18 रिवॉल्यूशन झाले बट डिस्प्लेसमेंट किती येईल मग, 0 येईल। अगर ये 18.5 आता तो मतलब 80 मीटर आता आंसर, कळालं, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि कोई भी एक पर्सन है और वो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी जो 8 किलोमीटर है, देन बी टू सी जो 6 किलोमीटर है, देन व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा, फिर से स्ट्रेट लाइन, इनिशियल ए है फाइनल सी है, हो गया हाइपोटेन्यूस, करा करा 10 10, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 10 किलोमीटर, हो गया आंसर। आता इथून पुढे जर त्यांनी सांगितलं की तो सी पासून इथं आला डी वर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे कि ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, देन टुवर्ड्स नॉर्थ, देन अपवर्ड, अपवर्ड मतलब यहाँ पे। अब ये पॉइंट डी सपोज यहाँ पे ये 10 है और ये आपको बोला है 12 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से लेके डी तक ये लाइन को कनेक्ट करना पड़ेगा, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें और एक ट्रायंगल मिलेगा, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड एंड ये उसका हाइपोटेन्यूस। बेस है 10, हाइट है 12, हाइपोटेन्यूस कितना होगा अगेन 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, हो नहीं सांगा किती, 10 स्क्वायर 100, 12 स्क्वायर 144 प्लस 100 244, रूट में है तो 15.8 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, पढ़ लो। तो इस तरह से हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन, एवढंच करायचं, हे सोडून काहीच नाही। क्लियर, चलो। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसके सिमिलर डिस्टेंस होता है। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब व्हाट इज बाय डिस्टेंस, वेरी गुड, डिस्टेंस मतलब राइट डाउन एक्चुअल पाथ लेंथ covered by the body, actual path length covered by the body during its course of motion, actual path length covered by the body during its course of motion। मतलब यहाँ पे इनिशियल फाइनल पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी कहाँ पे ट्रैवल कर रही है वो पूरा पाथ हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सारे एग्जांपल फिर से रिपीट करते हैं। पहले हमने स्ट्रेट लाइन ली थी, वहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट था, इस साइड में 10 20 30, इस साइड में भी 10 20 30 है ना, 10 20 30, ये ए बी सी डी ई एफ असे नावं दिले होते आपण, ठीक है, आणि ये डिस्टेंस भी 10 20 एंड 30। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको डायरेक्शन से फरक नहीं पड़ता है। ठीक है, पुढचा पार्ट लिहायचं असेल तर लिहून टाका, अदरवाइज सेम होगा कि डिनोटेड बाय एस और एक्स और डी, एस यूनिट इज मीटर, डायमेंशंस L1, फक्त चेंज काय होईल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ये स्केलर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था ये स्केलर होगा। ठीक है, अब देखो आपको बोला है कि एक बॉडी O से निकल के C एंड C से निकल के बैक टू O आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हेरी गुड, एंड डिस्टेंस 60, असं कळालं पाहिजे बेटा, इन्स्टंट आन्सर आली पाहिजे।
डिस्टेंस में क्या है कि कहाँ से निकला है कहाँ पे गया फर्क नहीं पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे घूम रहा है वो सब चाहिए। O to C गया मतलब 30, C to O आ गया मतलब और 30, तो 30 + 30 ये हो गया 60 मीटर। अगर O से लेके B पे गया देन B से लेके O पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ करता था, डिस्टेंस जाता ना 20 एता ना 20, 20 20 40 मीटर हो गया। आपको बोला है O से निकल के C से निकल के F, ॲडिशन करायची बेटा, खूप अवघड असते है ना। O पासून C पर्यंत 30, C पासून इकडे येताना पण हे 30 दिसतंय, काय घ्यायचं मग, असं नाही। यहाँ से यहाँ तक 30, कितना हो गया 60, अगेन 30 मतलब 90, कळलं। चलो तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। उसके बाद में फिर से ओल्ड एज पर्सन, म्हातारा मानुस है ना, तो ओल्ड एज पर्सन है वो क्या कर रहा है, ए से निकल के वापस ए के ऊपर आ रहा है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी एंड डिस्टन्स विल बी जे असेल ते म्हणजे काय, सरकमफरन्स। वेरी गुड, कितना होता है सरकमफरन्स 2 पाई r, अगर इसकी रेडियस r दी है तो। एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो एक 2 पाई r, 2 चक्कर मारेगा तो 10 चक्कर मारेगा तो 10 पाई r, कळालं का 20 पाई r 10 पाई r, ठीक है। अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ऐसे बोला है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मध्ये स्ट्रेट लाइन नसते, जो उसने पाथ फॉलो किया था वो कंसिडर करना पड़ता है। तो वो ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रहा है, तो ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितना है पाई r, 2 पाई r सरकमफरेंस, ए से लेके बी आधा सरकमफरेंस है, मतलब ये कितना होगा पाई r होगा, ठीक है। देन वो ट्रैवल कर रहा है ए से लेके बी तक, तो कितना होगा अब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट कर लिया था, पाई r बाय 2। कसं कैलकुलेट करता है, ये रेडियस है ये रेडियस है, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, AL मतलब एंगल इक्वल्स टू क्या है AL, L का मतलब क्या है, AL का मतलब क्या है आर्क लेंथ, ये सर्कुलर आर्क है ना, इसको बोला जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो डिस्टेंस चाहिए म्हणजे आपल्याला काय पाहिजे आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ क्या बनेगा R इंटू एंगल, R कितना है RE, एंगल कितना है तो 90 R असं लिहिता येईल का आपल्याला, फक्त एंगल आपल्याला काय करावं लागतात रेडियन मध्ये घ्यावं लागतं, जो डिग्री में दिया है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई विथ पाई बाय 1, पाई बाय 180, मतलब 90 डिग्री दिया है, रेडियन में लेंगे तो पाई बाय 180, तो ये कितना आएगा पाई बाय 2, तो ये आंसर बनेगा पाई r बाय 2, कळलं। तो कोई भी एंगल अगर यहाँ पे देंगे 60 भी देंगे तो सेम एक्सप्रेशन अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, येईल का सांगा मग 60 असेल तर किती, r पाई बाय 3 का पाई r बाय 3, ए से निकल के बी पे जा रहा है, एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 इंटू आर मतलब पाई r बाय 3, कळालं, ये हो गया डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट, अभी फिर से एन ओल्ड एज पर्सन is walking on a jogging track and completes one revolution in 40 seconds if radius of the ground is 40 meter, radius of the ground is 40 meter, then calculate the distance, calculate the distance covered by the man in 3 minutes, 3 मिनिट मध्ये किती डिस्टन्स तो कव्हर करेल, करा करा कॅल्क्युलेट करा, पहिल्यासारखंच आहे। ओल्ड एज पर्सन वॉकिंग ऑन ए जॉगिंग ट्रॅक ऑफ रेडियस 40 मीटर and completes one revolution in every 40 seconds, then calculate distance covered by him in the time interval of 3 minutes, 3 मिनिट, परत तेज बघा 3 मिनट मतलब कितने सेकंड 180, एक रिवॉल्यूशन के लिए लग रहे 40, तो इसको डिवाइड करो 40 से, कितना आएगा 4.5 का मतलब क्या होगा 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट,
एक रिवॉल्यूशन का 2 पाई आर, तो 4 रिवॉल्यूशन का 8 पाई आर, एंड 0.5 मतलब आधा रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन का पाई आर मतलब कितना हो गया, एंड आर कितना दिया है आपको, तो 9 इंटू 40, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम विल बी 360 मीटर, 365 मीटर। ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट करो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 6 मिनट। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 मिनट, वेरी गुड, करेक्ट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस, 6 मिनट है तो टाइम कितना होगा 360 अपॉन 40 करेंगे तो 9, लेकिन यहाँ पे 9 कंप्लीट है, आधा वगैरह कई विशेष नहीं, तो 1 का 2 पाई आर, तो 9 का 18 पाई आर, आर कितना है 40, 18 इंटू 4, मनमत वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर देता है आज पहिल्यांदा। ठीक आहे, तो कितना हो गया ये 720 पाय, बरोबर आहे ना, का येत होते अगोदर पण मी पहिल्यांदा ऐकतोय, आता ऑफलाईन आता सुरू झालं ना आपलं। चला नेक्स्ट, फिर से आपको बोला है कि एक पर्सन है ए से लेके बी तक जा रहा है 8 किलोमीटर, देन बी से लेके सी तक जा रहा है 6 किलोमीटर, देन हिज डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्प्लेसमेंट बोला तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, डिस्टेंस बोला तो डायरेक्ट एडिशन 8 + 6, तो डिस्टेंस हो गया 14 किलोमीटर, पढ़ लो। एंड अगर बोला कि वो अपवर्ड जा रहा है 10 किलोमीटर, 14 + 10 कितना होगा 24 किलोमीटर, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक मोशन क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एंड काइनेमेटिक्स की एक्चुअल वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इनके अबाउट इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है, तो आपको आज का होमवर्क है, मॉड्यूल में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 से पहले जितनी भी थ्योरी सॉल्व एग्जाम्पल्स है एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 के जितने अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है वो सारा वर्क कंप्लीट करना है आज के आज। ठीक है, क्योंकि टुमारो टेस्ट विल बी देयर इन बिटवीन 8:30 to 9:15, जिसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन के साथ साथ ये जो कंटेंट हुआ उसके ऊपर क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, स्टार मार्क करके कुछ पॉइंट्स लिखो। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, बट डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव्ह नहीं होगा, कळालं ना, का बरं, डायरेक्शनचा काही फरकच पडत नाही, डिस्टेंस निगेटिव्ह होगा इसका मतलब क्या, शक्यच नहीं ना ते, डिस्टेंस निगेटिव म्हणजे काय, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते कि वो पीछे गया है ना, अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस गया इसलिए निगेटिव है, डिस्टेंस कसं सांगणार, एक गाडीने -400 किलोमीटर ट्रॅव्हल केले म्हणजे जे 400 झाले होते ते ऑटोमॅटिक गायब झाले का, असं काही करता येईल का आपल्याला, नाही, त्यामुळे डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव्ह। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू, हा सिम्बॉल लिहिता येतो ना, लिहा मग, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, म्हणजे डिस्टन्स हे डिस्प्लेसमेंटपेक्षा ऑलवेज ग्रेटर असतं, जास्त असतं, बट एक कंडीशन है जहाँ पे वो इक्वल होते, कब, वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, स्टार मार्क करके लिखो कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल ओनली इफ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल ओनली इफ बॉडी इज मूविंग along straight line, body is moving along straight line without changing its direction, without changing its direction, without changing its direction, हो गया, चलो तो होमवर्क कंप्लीट करो अँड बी रेडी फॉर टुमॉरोज टेस्ट, उद्यापासूनच आपल्याला टेस्टमध्ये चांगले मार्क्स पडले पाहिजे यासाठी प्रिपेअर करा।
थैंक यू।